गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा भाई आपका अपवाह क्या, अपवाह तंत्र क्या है, उनके बारे में पढ़ा। कुछ और चीज़ें रह गई थी आपकी, इसमें आपको बतानी। देखो बेटा इसमें क्या करता है, देखो आप कुछ आपको एक शब्द मिलेगा अनुवर्ती। अनुवर्ती नदियाँ वो थी जो आपके हिमालय के उत्थान से भी पहले प्रवाहित होती थी। आप देखो इस तरीके से जो ये नदी इस सीधी बह रही है, इसको किसका नाम दिया गया है? अनुवर्ती नदी का नाम दिया गया है। जब अनुवर्ती नदी में उत्तर से कोई नदी आकर इसमें पश्चिम से कोई नदी आकर इसमें मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? परवर्ती नदी। क्या कहा जाता है? परिवर्ती नदी। और इसको क्या कहा जाता था? अनुवर्ती नदी। फिर आपकी अगर उत्तर दिशा से कोई नदी आकर आपकी प्रवर्ती नदी में मिल रही है, इसमें दोबारा देखो आप, ये आपकी निवर्ती नदी थी, ये आपकी प्रवर्ती नदी थी। जब प्रवर्ती नदी में कोई उत्तर दिशा से इसमें आकर मिल रही है तो इस नदी को क्या कहा जाता है? नवानुवर्ती नदी कहा जाता है। और जब भी आप की जो दूसरे नंबर पर प्रवर्ती नदी में दक्षिण दिशा से आकर कोई नदी इसमें मिल रही है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यानुवर्ती नदी कहा जाता है। प्रत्यानुवर्ती नदी कहा जाता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आपका देखो इसके अंदर आपका क्या कहता है, देखो भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला क्या कहता है, देखो समुद्र के जल विसर्जन के आधार पर, समुद्र के जल विसर्जन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा क्या? बंगाल की खाड़ी का। इस मैप में भी हम समझ सकते हैं। देखो आपको क्या बताएगा, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर 2 समूह में बांटा गया। एक तो क्या है? बंगाल की खाड़ी, और दूसरा क्या है? अरब सागर का अपवाह तंत्र। ठीक है, ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली, ये देखो आपको बताया गया। इसमें क्या कहता है, देखो ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए जाते हैं। जैसे चित्र 3.1 में इस जल विभाजक रेखा को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि हम मैप में चले दोबारा। ये देखो हमारा जल विभाजक जो नदी है का काम कर रही है, ये इस तरीके से देखो। आपका एक तरफ आपको अरब सागर दिखाए के हैं अपवाह तंत्र, दूसरा क्या आपको बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र दिखाए गए हैं। कुल अपवाह तंत्र का 70% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। यानी कि यह नदियाँ 70% बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। और जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माई, पेरियार नदी हैं, जो अरब सागर के अंदर अपना 23% जल उसमें अपना गिराती हैं या विसर्जित करती हैं। ये देखो आपका इसमें दिया भी हुआ है। इसके अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर आपका 77% है और अरब सागर के अंदर अपना 23% जल विसर्जित करती हैं। फिर क्या कहता है? जल सांबर के आधार पर। पहला क्या था? जल विसर्जन के आधार पर। दूसरा क्या है आपका? जल सांबर के आधार पर। अपवाह तंत्र को, भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या? प्रमुख नदी द्रोणी। क्या कहा बताया इसके अंदर, देखो आपका प्रमुख नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यानी कि आपका जिसमें आपका अपवाह 20,000 वर्ग किलोमीटर से आपका अधिक है। इसमें आपकी 14 नदी द्रोणी शामिल हैं। 14 नदियाँ इसके अंदर आपकी शामिल हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्यार, साबरमती और बराक, ये सभी इसके अंदर शामिल हैं। आगे हम परिशिष्ट जो दे रखे इसका 3, आगे हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर दूसरा क्या है? मध्यम नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। मध्यम के अंदर आपका क्या है? जिसमें आपका 2,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर आपका 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच है। यानी कि 2,000 वर्ग किलोमीटर से तो अधिक और 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम। इसमें आपकी 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। और तीसरा क्या बताया गया है? लघु द्रोणी। तीसरा इसी में आपकी बात आती है लघु द्रोणी की नदी की, जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ इसके अंदर आपकी क्या है? शामिल हैं। हमने पढ़ा आपका पहला जल विसर्जन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपकी बंगाल की खाड़ी और दूसरा आपके अरब सागर। बंगाल की खाड़ी के अंदर जो नदियाँ हैं वो अपना 77% जल विसर्जित करती है और 23% नदी आपका अरब सागर के अंदर जल विसर्जित करती हैं। दूसरा देखा जल सांबर के आधार पर या आपका वाटर शेड के आधार पर। ठीक है,
जिसमें हमने देखा आपका प्रमुख नदी द्रोणी जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। फिर मध्यम है, उसके अंदर आपकी 14 नदियाँ मुख्य शामिल हैं। फिर आपकी मध्यम द्रोणी के अंदर जिसमें आपका 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में जो शामिल था उसमें आपके 44 नदी द्रोणी शामिल हैं। और तीसरा आपका लघु द्रोणी जिसमें आपका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ इसके अंदर आपकी शामिल है। आगे क्या कहता है देखो, आपका चित्र 3 एक पॉइंट देखेंगे तो आप पाएंगे नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत और वे अपने जल बंगाल की खाड़ी अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उसके बाद क्या कहता है देखो, उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। इसमें आपकी मुख्यतः देखो गंगा, सिंधु, गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र शामिल है। उसके बाद क्या कहता है देखो, प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। दक्षिण भारत की नदियों की भी पहचान कीजिए। आगे हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहता है देखो, आप रेखा नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियाँ इसका अपवाद हैं और ये अपने छोटी नदियों का जल अब अरब सागर में विसर्जित करती है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की 2 ऐसी नदियाँ हैं जो नर्मदा और तापी, जो आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर जल विसर्जित ना करके कहाँ पर जल विसर्जित करती है, अपना अरब सागर के अंदर अपना जल विसर्जित करती है, वहाँ पर अपने जल को गिराती हैं। और ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उसके बाद क्या कहता है देखो, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। वो हम आगे पढ़ेंगे। आपका उद्गम के आधार पर, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया। यानी कि उद्गम के आधार पर। तीसरा प्रकार क्या बताया गया है इन्होंने, उद्गम के प्रकार प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर, उसको 2 भागों में बांटा गया है। क्या कहता है देखो, इसके अंदर हम मैप में देखें तो एक तो कहता है आपका हिमालय की नदियाँ, इधर आपका ये वाला पार्ट, और दूसरा क्या कहता है आपका प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, कहता है ये इधर, ये सारा आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। पहला आपका हिमालय, दूसरा आपका क्या है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ये क्या उद्गम के प्रकार प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन, आगे देखिए, इस विभाजन में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि उत्पत्ति आयु से में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी है। यानी कि इनका उद्गम स्थल क्या है, ये किस नदियों का उदाहरण है, आपकी पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है जिनका उत्थान आपका हिमालय से भी पहले शामिल था। उसके बाद क्या कहता है देखो, फिर भी ये अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी के आधार पर हम इसका अनुसरण करेंगे। अब देखो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस मैप पे आ जाओ आप। हम यहाँ पर हिमालय नदी तंत्र और आपका प्रायद्वीपीय पठार नदी तंत्र पढ़ेंगे। हिमालय नदी तंत्र के अंदर आपकी मुख्यतः देखो क्या शामिल है, आपकी सिंधु नदी शामिल है, गंगा नदी शामिल है और उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। सिंधु नदी आपका देखो मानसरोवर, ये तिब्बत में इसका मानसरोवर झील के पास है, बोखरचू के निकट एक ही नद है चेमांग यंगडुंग, जहाँ से ये निकलती है। ठीक है, वहाँ से निकलने के बाद ये फिर एकमात्र जम्मू कश्मीर के लेह ज़िले से होकर गुजरती थी, आगे पाकिस्तान में जाती हैं और 5 इसकी सहायक नदियाँ हैं। 5 इसकी सहायक नदियों के अंदर आपका देखो, जिसमें आपकी सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास है। इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फिर आपकी नदी आती है इसमें गंगा नदी। गंगा नदी देखो इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के समीप है और कहाँ है, ये गंगोत्री से निकलती है नदी, वहाँ से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से ये अपना इस तरह से बहती है। उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। और जबकि आपकी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपकी जो नदियाँ हैं उसमें आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये आपकी मुख्य नदियाँ उसके अंदर शामिल है। यह उनके जैसे आपको दे रखा गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, महानदी, ये आगे हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या कहता है देखो, यह हमने देखा आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और आपका हिमालय नदी तंत्र, इनके बारे में आगे डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे।